Hello dear student, this is Manish Mandre. I'm a faculty of English language and this is the next session, and in this session we will discuss some previous year's papers of Vyapam subgroup 2. ठीक है, so in this session you will learn lots of things regarding your examination. तो बहुत सारे बच्चों के मेरे पास जो मैसेजेस आ रहे थे तो उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर ये जो सेशन है इसको यहाँ पे प्रिपेयर कर रहा हूँ आप सभी लोगों के लिए, जो कि आपके लिए बहुत ही यूज़फुल रहेगा। यहाँ पे अपलोड किया हुआ जो सेशन मैंने, तो सभी लोग इस पूरे सेशन को ध्यान से देखें। जिन लोगों का भी सब ग्रुप 2 का पेपर है तो वो सभी लोग इसको काफ़ी ध्यान से देखें कि किस तरीके से जो इंग्लिश का सेक्शन हम उसे किस तरीके से टैकल करेंगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मेरे पास पर्सनल मैसेज आए तो वन बाय वन हम सभी के डाउट तो क्लियर नहीं कर सकते। तो इसी वजह से यहाँ पर मैं ये सेशन यहाँ पे अपलोड करने वाला हूँ। तो आप सभी लोग पूरे सेशन को ध्यान से देखें ताकि आपको जो एक दो दिन में जो एग्जामिनेशन किसी का 28 को किसी का 29 को है तो वो सभी के लिए काफ़ी यूज़फुल रहने वाला है ये सेशन। ठीक है, तो चलिए फिर अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ से कि किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और ये जो पेपर मैं आपको डिस्कस कराने वाला हूँ ये पेपर आपका 2017 में हुआ था 7 जनवरी को। कब हुआ था? 7 जन को ये पेपर हुआ था आपका, 7 जनवरी 2017 को मॉर्निंग शिफ्ट में। ठीक है, तो ये पेपर मैं आपको यहाँ पर डिस्कस कराने वाला हूँ। तो चलिए देखिए यहाँ से जो इंग्लिश में किस तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, हम यहाँ पे इंग्लिश को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो लेट्स सी, अब ये जो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास दिया हुआ है किस तरीके से क्वेश्चंस को टैकल करें। अब बहुत सारे बच्चों का यही क्वेश्चन होता है कि सर इंग्लिश में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है, तो क्या करें कि इंग्लिश हमारी क्लियर हो जाए यहाँ पे और अच्छे मार्क्स हम यहाँ पे लेकर आ पाएँ। तो देखिए गाइस, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा टिपिकल लेवल का पूछने वाले हैं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। तो ईजी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाएंगे, लाइक आपके एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रपोजिशन, कंजक्शन, तो जो पार्ट्स ऑफ स्पीच आपके होते हैं उन्हीं से क्वेश्चन आपके जनरली बनते हैं। तो चलिए कुछ क्वेश्चंस भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते चलते हैं। पूरे पेपर में क्वेश्चन ही क्वेश्चन है। देखिए, चूज द अप्रोप्रिएट ऑप्शन दैट फिल्स इन द ब्लैंक सेंटेंस करेक्टली। तो आपको ये देखना है कि ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो ब्लैंक को करेक्टली यहाँ पे फिल करेगा। ठीक है, तो चलिए फिर देखते हैं, व्हेन करेगा या फिर अनलेस करेगा, प्रोवाइडेड करेगा या सपोज करेगा। तो भाई देखो यार, व्हेन का मतलब होता है ये टाइम, ये किसको बताता है? ये टाइम के रेफरेंस में हम इसे यूज़ करते हैं। मतलब अगर कहीं पर समय की बात होगी तो हम यहाँ पे व्हेन की बात करेंगे। ठीक है, अब इसमें देखते हैं अनलेस। अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, और अनलेस जो होता है ये बताता है कंडीशन को। तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए कि जब भी किसी भी कंडीशन की बात करेंगे, कंडीशन मतलब हिंदी में हम इसे कह सकते हैं शर्त। अगर किसी भी शर्त की बात होगी तो वहाँ पर लगेगा अनलेस। अभी बात करते हैं प्रोवाइडेड। प्रोवाइडेड तो नॉर्मली यहाँ पर एक वर्ब है। ठीक है, तो इसकी रिक्वायरमेंट है कि प्रोवाइडेड समथिंग हैपन्स, तो ये तो कोई बात हो नहीं रही है, तो ये तो आपका बनने से नहीं रहा। आगे हम यहाँ पर देखते हैं सपोज। सपोज का मतलब होता है मानना। आप मैथ्स में बहुत ज़्यादा सपोज करते होगे, किसी भी चीज़ को एज्यूम कर लेना। ठीक है, तो वो क्या होता है? सपोज, मानना। तो ये भी आपका यहाँ पर नहीं बनेगा। तो इसने पूछा क्या है कि समथिंग हैपन्स, आई विल सी यू टुमारो। ठीक है, तो अनलेस होना चाहिए यहाँ पर। अनलेस मतलब जब तक, जब तक नहीं। तो मीनिंग क्या होता है इसका? मीनिंग इसका होता है जब तक नहीं। तो इस वजह से आपका करेक्ट आंसर क्या बनेगा? अनलेस। ठीक है, तो रीज़न समझ में आया क्यों बनेगा? अनलेस समथिंग हैपन्स, जब तक कुछ नहीं होता मैं आपको नहीं देखूंगा या मैं आपसे नहीं मिलूंगा, ऐसा इसके कहने का मतलब है। क्योंकि देखो, जब भी आप एक बात और बता दूंगा, इस ध्यान रखिएगा, अगर एग्जाम में बैठे हो आप लोग और क्वेश्चन आता है अनलेस, ठीक है, या फिर अनटिल से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है इसके अलावा, तो एक बात ध्यान रखिए, इसके साथ कभी भी कोई नेगेटिव यूज़ नहीं होता। तो अगर कोई भी नेगेटिव आता तो आप लोग उसको यूज़ नहीं करोगे। क्यों नहीं करोगे? रीज़न ये है कि ये खुद ब खुद नेगेटिव होते हैं, अपने आप ही नेगेटिव होते हैं। इनका मतलब होता है जब तक नहीं। तो अनलेस होता है शर्त के लिए, और अनटिल होता है टाइम के रेफरेंस में। जब भी समय की बात होगी तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करूँगा? अनटिल यूज़ करूँगा। आई होप कि मेरी बात आप सभी लोगों के यहाँ पर समझ में आ रही होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब ये क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या बोलता है हमारा, तो इसको एक बार हम लोग समझ लेते हैं। सभी लोग पूरे क्वेश्चंस को ट्राई करें सबसे पहले। तो सभी लोग ट्राई करिएगा अपने लेवल पर, जितने क्वेश्चंस आप लोगों से बन पा रहे हैं तो सभी लोग यहाँ पे ट्राई करें। ये आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन है, तो उसके बाद मैं जो एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आप उस एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हो। तो देखिए, इसने बोला है कि चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू अदर वॉइस। तो मतलब आपको वॉइस में यहाँ पे देखना है। ये जो सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, वी एडेड अप द मनी, तो मतलब ये जो सेंटेंस है ये दिया है आपको गाइस एक्टिव वॉइस में। किस में दिया है? एक्टिव वॉइस में ये पैसेज मतलब सेंटेंस आपका दिया हुआ है। और आपको क्या करना है? आपको इसमें ये देखना है कि किस तरीके से, मतलब इसमें करेक्ट क्या होगा, करेक्ट सेंटेंस कौन सा होगा जो सही तरीके से ट्रांसफॉर्म करेगा इसको। ठीक है, तो चलिए देखिए, एडिंग अप द मनी इट वॉज फाउंड इट टू बी करेक्ट बाय अस, ऐसा बनेगा क्या?
अब सेंटेंस आप यहाँ पे देख रहे हो, बी एडेड अप द मनी, तो हमने पैसे को जोड़ा एंड फाउंड इट वाज करेक्ट, और हमें लगा, हमने देखा कि पूरा पैसा जो था वो सही था, करेक्ट था, जितना था उतना ही था, ठीक, जितना किसी ने दिया था उतना को उतना था। तो ये एक्टिव में दिया हुआ है। अब आपने देखा है कि यहाँ पर ये टेंस आपने कौन सा यूज़ किया है, पास्ट यूज़ किया है। तो चलिए देखते हैं, आगे समझते हैं। एडिंग अप द मनी इट वॉज फाउंड, एडिंग अप द मनी जोड़ने पर, ऐसा है क्या, नहीं ना। यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्या है आपका, यहाँ पर ऑब्जेक्ट आपका मनी है। और आपको एक बात पता होगी, जितने भी लोगों ने मेरा क्लासरूम प्रोग्राम अटेंड किया होगा, तो उन क्लासरूम क्लासेस पता होगी, अटेंड की होंगी, तो उनको मैंने वॉइस बहुत अच्छे से पढ़ाया क्लास के अंदर। तो वो लोग समझ जाएंगे कि भाई अगर मान लो सब्जेक्ट है और वर्ब है और ऑब्जेक्ट है, तो ये फॉर्मूला होता है एक्टिव का। और जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो क्या होता है, ऑब्जेक्ट पहले आ जाता है, ठीक है। उसके बाद में क्या यूज़ करोगे, फिर आप यहाँ पे जो भी आपका V3 है वर्ब यूज़ करोगे, हेल्पिंग वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है। प्लस में यहाँ पे बाय यूज़ करोगे, ठीक है। और फिर उसके बाद में जो सब्जेक्ट आएगा वो सब्जेक्ट को हम यहाँ पे लिखेंगे, मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जो है इंटरचेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑब्जेक्ट क्या था, मनी, ठीक है। आ रही बात सभी लोगों को समझ में। यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट था वो था मनी, ठीक है। तो मनी जब इधर जाएगा तो क्या सब्जेक्ट बन जाएगा ना, तो मतलब ये है कि आपका जो फर्स्ट और सेकंड दोनों जो ऑप्शन है ये तो आपके एलिमिनेट हो गए, तो भाई ये तो यहाँ से बनना नहीं आंसर, ठीक। आगे लिखते हैं, द मनी वॉज एडेड अप एंड फाउंड इट टू बी करेक्ट। आगे लिखते हैं, द मनी इज एडेड। तो अब साफ साफ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आपने जो टेंस यूज़ किया है वो यूज़ किया है पास्ट। जब हम पास्ट टेंस यूज़ कर रहे हैं तो यार ऑब्वियसली बात है, यहाँ पर अब ये बताओ आप कि प्रेजेंट कहाँ से आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये जो वर्ड आप देख रहे हो ना, मनी इज एडेड, तो क्या ये आएगा, बिल्कुल नहीं आएगा। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, ये जो थर्ड वाला आंसर है ये आपका करेक्ट बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि देखो यहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट हमारे फॉलो होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बदलते हैं तो बिल्कुल बदल रहे हैं। द मनी वॉज एडेड अप, मनी को जोड़ा गया, किसने जोड़ा ये जरूरी नहीं होता पैसे में, क्योंकि किसी ने तो जोड़ा होगा ना, तभी तो जुड़ा है पैसा। आगे देखते हैं, एंड फाउंड इट टू बी करेक्ट। तो ये वाला आंसर आपका करेक्ट होगा। क्यों होगा, जितने लोगों ने पैसे पढ़ा हुआ है उनको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने नहीं पढ़ा है वो भी ध्यान रखिएगा, बेसिक कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ। जब भी आप एक्टिव वॉइस को पैसिव में बदलते हो तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट गाइस बदलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट था वी, वर्ब था एडेड और ऑब्जेक्ट था मनी, तो इनको सबसे पहले बदलिए ना आप। बाकी जो रिमेनिंग सेंटेंस है उसमें ज़्यादा हमें कोई परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। जो नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये बताओ यार कितना आसान आसान क्वेश्चन है। अगर ऐसे क्वेश्चन आप लोगों से नहीं बनते हैं तो फिर बड़ी दिक्कत है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग इस बात का भी ध्यान रखें। तो ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, तो ज़्यादा आपको पैनिक होने की ज़रूरत नहीं। हाँ, अगर आप बेसिक नॉलेज भी रखते हो इंग्लिश के बारे में तो भाई बहुत सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएंगी। अब इसमें देखो ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, पहले सेंटेंस देख लो, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज इन एग्रीमेंट। तो मतलब देखो यार, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का टॉपिक आप सभी लोग पढ़ते हो, ठीक है। और जब भी क्लास स्टार्ट होती है तो मैं आपको वर्ब पढ़ाता हूँ, तो वर्ब में आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे क्लैरिफाई करता हूँ, ठीक है। तो चलिए देखिए, द पीपल ऑफ दिस टाउन, मतलब हमने क्या बोला, द पीपल ऑफ दिस टाउन, इस जगह के या इस जगह के जो लोग हैं, इस प्लेस के जो लोग हैं, टाउन एजुकेटेड। अब ये बताओ मुझे, सब्जेक्ट आपका क्या है, पीपल, ठीक है। तो वर्ब किसके अकॉर्डिंग लगनी चाहिए, ऑब्वियसली बात है पीपल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे वर्ब का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा जो सब्जेक्ट है, दिस इज और प्लूरल सब्जेक्ट, तो वर्ब कैसे आएगी, प्लूरल। तो क्या यहाँ पे इज आएगा, आर आएगा या बीइंग आएगा, बीइंग एजुकेटेड। ऐसा है क्या, हम कहना ये चाह रहे हैं कि इस टाउन के, इस जगह के जो लोग हैं वो काफ़ी एजुकेटेड हैं। तो द पीपल ऑफ दिस टाउन आर एजुकेटेड या इज एजुकेटेड या फिर इज बीइंग एजुकेटेड। तो सीधा सा आंसर हमको यही दिख रहा है यार, यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ दूसरा तो बन नहीं रहा है। बिल बीइंग एजुकेटेड तो कोई बात ही नहीं हो रही यार, ये तो कोई आंसर होगा ही नहीं। तो बाकी के आपने एलिमिनेट कर दिए। कितना आसान क्वेश्चन है, तो ज़्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है। पूरा सेशन आप लोग अटेंड करिए, ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस आपको आ जाएगा कि हाँ सर इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे तो यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे समझते चलते हैं। अब यहाँ पर ये क्या बोल रहा है, आप पहले सभी लोग इसको ट्राई करें, ठीक है। ये ऐसे क्वेश्चंस में, जैसे मैं तो यहाँ पे आपको डिस्कस करा ही रहा हूँ, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप लोग पहले इसको एक बार टैकल करके देखें, क्वेश्चंस को सॉल्व करके देखें कि भाई आप लोगों से कितना यहाँ पे बन पा रहा है, ठीक है। इसने पूछा क्या है पहले वो देखिए। इसने पूछा ये है कि भुवाना इम्प्लोर्ड हर मदर, ठीक है, टू अलाउ हर टू गो टू मॉल टू स्पेंड सम टाइम विथ हर फ्रेंड्स। तो जो भुवाना नाम का जो कोई लड़की है, इसने क्या है, अपनी मदर को क्या किया, एक्सप्लोर किया, एक्सप्लोर हर मदर, अपनी क्या किया कि भाई वो उसकी जो मदर है उसको
बाहर मॉल जाने के लिए उसको परमिशन दें और कुछ समय अपने दोस्तों के साथ बिताने दें। इसके लिए उसने एक्सप्लोर किया किसको, अपनी मदर को। तो उसने ये पूछा है कि ये जो वर्ड यहाँ पे दिया हुआ है एक्सप्लोर, ठीक है, एग्जाम में जो क्वेश्चन दिया रहेगा ना, ये आपको बोल्ड लेटर में दिया रहेगा, तो आपको पता होना चाहिए हम यहाँ पे बात करें किसकी, एक्सप्लोर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। सभी लोग यहाँ पे अपनी अपनी स्क्रीन पर आप यहाँ पे देख सकते हो, हर मदर टू अलाउ हर टू गो टू मॉल टू स्पेंड सम टाइम विथ हर फ्रेंड्स। तो एक्सप्लोर अब क्या मतलब निकलता है यार, देखो अगर आप सोचते हो सर हमें मीनिंग याद नहीं होते, तो किसने कहा यार कि सारे मीनिंग याद करने की जरूरत है, बिल्कुल जरूरत नहीं। बस अगर आप कॉन्सेप्ट एक बार समझ पा रहे हो तो एज्यूम, क्या वो एज्यूम करेगी कुछ मानने की बात हो रही कि यहाँ पे नहीं ना, ये तो आपका आंसर नहीं बनना चाहिए। आगे बोलते हैं सैड, भुवाना सैड हर मदर, ऐसा होगा कि वो अपनी भुवाना जो है अपनी मदर से बोलेगी मुझे अपने दोस्तों के साथ जाने दो, उसकी मदर उसको जाने देगी, ऐसा भी तो नहीं है ना सेंटेंस में। अब भाई ये देखो अलाउ करने की बात हो रही, परमिशन देने की बात हो रही, तो ऐसा थोड़ी नहीं बोलने से भर से जाने देगी। अब ये डिक्लेयर तो करेगी नहीं। अब ऑब्वियसली बात है मदर है, तो मदर को आप ऐसा थोड़ी डायरेक्टली थोड़ी ना बोल सकते हो, ऑर्डर के वे में थोड़ी कह सकते हो। डिक्लेरेटिव मतलब ऐसा थोड़ी ना कि बताएगी कि नहीं मैं मॉल जा रही हूँ, अब आपको बता दिया मैंने बस बात खत्म, ऐसा नहीं होगा ना भाई, परमिशन लेनी पड़ेगी। तो परमिशन लेकर जाएगी तो क्या हो जाएगा, बैग्ड हो जाएगा। इसने पूछा क्या है, तो आपको सेंटेंस में देख लेना है कि भाई चूज द ऑप्शन दैट मोस्ट क्लोजेस्ट, मतलब आपसे पूछा गया सिमिलर, सिमिलर मतलब सिनोनेम, सिनोनेम आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आपको ये बात समझ में आना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बनेगा बैग्ड। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्सप्लोर, तो एक्सप्लोर का मतलब हो जाएगा बैग, या फिर किसी को परस्यू करना, किसी को मनाना, ठीक है, तो वो उसका मतलब होता है एक्सप्लोर करना। इज इट क्लियर? सो करेक्ट आंसर वुड बी बैग्ड है। तो आई होप कि आप लोगों की बात समझ में आ गई होगी। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए ठीक है, अब यहाँ पे देखो गाइस, नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। तो इसमें बताएं जरा क्या होगा, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ये भी बहुत टिपिकल नहीं है। तो चलिए देखिए, वंस अगेन आई सिंसियरली पार्डन फॉर द डिफिकल्टीज यू हैव एनकाउंटर्ड। तो अब इसमें क्या करें कि सेंटेंस हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाए। ये एक क्वेश्चन है भाई, बताओ जरा फटाफट क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ तक मैं आपको बता देता हूँ, ये आपके पास सारे के सारे ऑप्शंस हैं, तो बताइए जरा क्या आप करेक्ट आंसर लगाओगे। सभी लोग यहाँ पे ट्राई करें, बाकी बाद में आप यहाँ पे वीडियो को पॉज करके सभी लोग कोशिश करें कि आपका आंसर क्या होगा, उसके बाद जो मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ उसको आप यहाँ पे सुन सकते हो। तो देखिए सेंटेंस में इसने ये बोला कि आपको ये देखना कौन से पार्ट में एरर है, मतलब एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है। और सारे के सारे जो एरर आप यहाँ पे देखने को मिल रहा है अभी तक, तो ये एरर आपके ग्रामेटिकल बेस्ड हैं पूरे के पूरे, ठीक है ना। तो जो एरर्स होते हैं वो ग्रामेटिकली होते हैं, सारे के सारे ग्रामेटिकली एरर्स हैं सब। तो चलिए देखते हैं। वंस अगेन क्या इस पार्ट में एरर है, आई सिंसियरली पार्डन, क्या मैं सिंसियरली पार्डन करता हूँ, पार्डन का मतलब होता है क्षमा कर, क्षमा मांगना, ठीक है ना। तो पार्डन क्या होता है, क्षमा मांगना, ठीक है। फॉर द डिफिकल्टीज यू हैव एनकाउंटर्ड, मतलब मैं एक बार फिर से उन प्रॉब्लम्स के लिए क्षमा मांगता हूँ जो आपने फेस की है, ठीक है। तो आगे देखते हैं, अगेन वंस अगेन ऐसा है कि नहीं यार, हम बोलते तो हैं वंस अगेन मतलब दोबारा, तो दोबारा क्षमा मांगना, तो यहाँ तक तो बात सही है, मतलब ये तो गलत नहीं होगा ना। आगे देखते हैं, आई सिंसियरली पार्डन, ठीक है, चलो इसको समझते हैं फिर आगे। फॉर द डिफिकल्टीज, कौन सी उन परेशानियों के लिए, यू हैव एनकाउंटर्ड, जो आपने फेस की हैं, ऐसा कहना इसका है, ठीक है। तो अब आपको देखो, जब क्लास में हम लोग पढ़ते हैं तो क्लास में मैं आपको कुछ एडवर्ब्स पढ़ाता हूँ, एडवर्ब्स में आपको मैं बताता हूँ कि मैनर, प्लेस और टाइम, ठीक है। तो मैनर, प्लेस और टाइम जो होता है, जिनको हम बोलते हैं एमपीटी, मैनर, प्लेस एंड टाइम। अब इनकी सही प्लेसिंग आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर प्लेस करना। जितने लोग यहाँ पर फर्स्ट टाइम इस कॉन्सेप्ट को समझ रहे हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, तो ध्यान देना इस बात पे, ठीक है, कि आफ्टर द मेन वर्ब, ठीक है, कहाँ पे यूज करेंगे, आफ्टर द मेन वर्ब। तो जो मुख्य क्रिया होती है उसके बाद में हम एमपीटी को प्लेस करते हैं, मतलब मैनर, प्लेस, टाइम, कोई भी काम किस तरीके से हो रहा है, मैनर बताने वाले सारे वर्ड्स कहाँ आएंगे, मेन वर्ब के बाद में। अगर मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट भी दिया हुआ है तो उसके भी बाद में आएंगे, ठीक है। आ रही बात समझ में, मेन वर्ब के बाद में यूज होते हैं हमेशा, और अगर आप इसमें पहले यूज करते हो तो भाई दिक्कत हो जाएगी। हिंदी में आप इसे समझ सकते हो मुख्य क्रिया के पहले, ठीक है। तो जो भी आपकी हेल्प, जो मुख्य क्रिया होगी ना उसके पहले आप इसे यूज, मुख्य क्रिया के बाद में यूज करोगे, ठीक है। आफ्टर द मेन वर्ब, मुख्य क्रिया के बाद में, क्या बोलोगे, मुख्य क्रिया के बाद में, आफ्टर द मेन वर्ब। अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है तो ऑब्जेक्ट के भी बाद में लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें एरर कहाँ पर बन रहा है, एरर यहाँ पर ये बन गया, आई सिंसियरली पार्डन। तो भाई यहाँ पे पार्डन क्या है, दिस इज योर मेन वर्ब।
तो मेन वर्ब के पहले आपने क्या यूज़ कर दिया, सिंसियरली, तो जो कि प्रॉब्लम होगी। और ये क्या है सिंसियरली, ये होता है आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। तो समझ गया ना बात को, एरर कहाँ पर है, यहीं पर एरर है। इसको एक्सचेंज कर दो, सेंटेंस आपका करेक्ट हो जाएगा। हालांकि एग्जाम में आपको इसको एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं है, आपको बस ये बताना है कि भाई ये एरर था, बात खत्म। ठीक है, तो फिर मैं आगे मूव करूँ। चलिए ठीक है, देखते हैं फिर अपन लोग। ये क्वेश्चन आई थिंक सभी लोगों को बन गया होगा। ठीक, तो यहीं पर एरर है। ठीक है, आई सिंसियरली पार्डन। सो लेट्स मूव ऑन फॉर द नेक्स्ट वन। अभी हमारे पास ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो फटाफट सभी लोग इसमें ट्राई करें क्या आंसर आपका बनेगा। और अगर कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, मैं आपके कमेंट्स भी वहाँ पर रिप्लाई करूँगा। ठीक है, तो चलिए देखिए सभी लोग इसको ट्राई करें। वीडियो को पॉज करके आप लोग यहाँ पे अपने लेवल पर क्वेश्चंस को चेक करें कि कितना आप लोगों से बन पा रहा है। बाकी सब तो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे ही रहा हूँ। सो फटाफट आप लोग मुझे बताते जाएं क्या होगा, और बाकी मैं जो आप यहाँ पे समझा रहा हूँ आप लोगों को, उसको आप लोग डिस्कस करते रहिए। यहाँ पर जो क्वेश्चन आपके पास आया है ये गाइस है पंक्चुएशन मार्क्स का। ठीक है, पंक्चुएशन मार्क्स क्या होते हैं भाई, आप कौन सा मार्क कहाँ पर लगाते हो, कब आप क्या बोल रहे हो, वो किस समय पर आपको कौन सा मार्क वहाँ पर यूज़ करना है, ये चीज़ आपको समझ में यहाँ पर आनी चाहिए। तो सेंटेंस आपके पास जो दिया हुआ है वो सेंटेंस कुछ इस तरीके से है, प्लीज़ कैन बी डिस्कस दिस कामली। मतलब उसने ये कहा है क्या हम इस चीज़ को शांति से डिस्कस कर सकते हैं। सेंटेंस में जो राइटर उसने ये कहा क्या हम इस बात को शांति से डिस्कस कर सकते हैं, ऐसा उसने बोला हुआ है। तो ये बताओ आप डेली लाइफ में ऐसा बोलते हो यार क्या कुछ देर के लिए हम इस बात को आराम से बात कर सकते हैं, ऐसा बोलते नहीं बोलते हिंदी में। सेम बात यहाँ पर की हुई है, आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ से जोड़ दोगे तो बहुत आसान हो जाएंगी चीज़ें। तो देखिए प्लीज़ कैन बी डिस्कस दिस कामली, आगे बढ़ते हैं। प्लीज़ कैन बी डिस्कस दिस कामली, देखो यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क है, आगे बढ़ते हैं। ठीक, प्लीज़ कैन बी डिस्कस दिस कामली। ठीक है, अब यहाँ पर भी अभी ये तो यार फुल स्टॉप आ गया तो बात ही खत्म कर दी आपने, बोले ये तो आपका आंसर हो ही नहीं सकता। और दूसरी बात, प्लीज़ कैन बी डिस्कस दिस कामली। ठीक है, अब ये जो सेंटेंस है तो भाई ये अब आप यहाँ पे देख सकते हो ये तो सेंटेंस आपका आंसर यार बनने से नहीं रहा, ये कैसे आंसर आपको बनेगा। ठीक है, क्योंकि आपने दो दो वहाँ पे कॉमा लगा दिए हैं, तो यहाँ पर फिर रुकना पड़ेगा, प्लीज़ कैन बी डिस्कस दिस कामली, तो अलग अलग हो गया ना, ऐसा नहीं करना, आपको करना प्लीज़। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, प्लीज़ बोलकर थोड़ा सा पॉज दोगे। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉमा का मतलब होता है कि आपको थोड़ा सा रुकना है। ठीक है, प्लीज़ आगे हम बोलते हैं कैन वी डिस्कस दिस कॉमली, रेस्ट ऑफ द सेंटेंस हम यहाँ पर वैसा का वैसा बोल देंगे। तो करेक्ट आंसर आपको बनना चाहिए फर्स्ट वाला। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा गाइस। ठीक है, समझ में आ गया ना सभी लोगों को। चलिए ठीक, फिर डिस्कस करते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं। तो चेक करते हैं आंसर क्या है, प्लीज़ कैन बी डिस्कस दिस कामली ऑफ कोर्स, तो फर्स्ट आपका आंसर बनेगा, फर्स्ट आंसर होगा गाइस। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोलता है, जरा एक बार इसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तो चलो भाई फटाफट बताओ, ये ऑप्शंस आपकी स्क्रीन पर हैं, अभी देखते हैं कि कितने लोगों के आंसर यहाँ पे करेक्ट होते हैं। तो कमेंट बॉक्स में सभी लोग करते रहें, बाकी मैं तो यहाँ पे बता ही रहा हूँ आप लोगों को, सो डोंट पैनिक फॉर दैट। ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या दिया हुआ है, इसमें इसने ये बोला कि डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, तो समझते हैं इसमें क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, टॉम रिक्वेस्ट हिज मदर, सेंटेंस आपके पास टॉम सेज मदर कैन यू स्यू दिस बटन फॉर मी प्लीज। अब यहाँ पे स्यू का मतलब होता है टाँकना या जोड़ना किसी भी चीज़ को। जैसा आप बोलो आपके शर्ट का बटन टूट जाता था, आप क्या करते हो उसको जोड़ते हो, फिक्स करते हो, तो फिक्स करना होता है यहाँ पे स्यू का मतलब। ठीक, तो उसमें ज़्यादा आपको कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ठीक है, इफ़ सी कैन या इफ़ सी कुड क्या हो जाएगा, इफ़ सी कैन स्यू दैट बटन। ठीक है, फॉर हिम, या फिर यहाँ पे देखते हैं टॉम रिक्वेस्टेड, तो इसमें मतलब क्या आपका आंसर होगा। 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, तो देखो गाइस सभी लोग ध्यान से देखिएगा सेंटेंस को, आपको क्या क्या चीज़ें नोटिस करनी होती है। जितने भी लोगों ने अगर नरेशन नहीं भी पढ़े हैं तो वो भी क्वेश्चंस को टैकल कर पाओगे। देखो अभी जब भी यहाँ पे जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब अगर आपकी प्रेजेंट या फ्यूचर टेंस में है, किसमें है, प्रेजेंट हो या फिर फ्यूचर टेंस हो, प्रेजेंट की बात करूँ मैं या फिर यहाँ पर मैं फ्यूचर टेंस की बात करूँ, दोनों में से किसी भी टेंस की बात करता हूँ, तो जो रिपोर्टिंग वर्ब है ना, ये अगर प्रेजेंट या फ्यूचर में है तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर जो सेंटेंस मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक का, ठीक है, इसके अंदर जो भी टेंस है, प्रेजेंट है, पास्ट, फ्यूचर है, वो हमेशा और हमेशा कैसा रहेगा, अनचेंज्ड। तो आपको यहाँ पर कोई भी किसी भी टाइप का परिवर्तन नहीं करना है। ठीक है, तो बहुत सारे लोगों को लगता है यार नहीं वहाँ पर सेज है तो हम बदल देंगे, नहीं। अगर यहाँ पर सैड होता, क्या होता, सैड होता,
तो मैं बदल देता। मतलब मुझे एक बात तो यहाँ से कन्फर्म हो गई कि भाई यहाँ पर मैं कैन को नहीं बदलने वाला। कैन मैंने जैसा लिखा हुआ है मैं वैसा का वैसा लिखूंगा। क्यों लिखूंगा उसका रीज़न आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हो। रीज़न उसका ये है कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है वो आपकी प्रेजेंट टेंस में दी हुई है, ठीक है। तो चलिए देखिए, मतलब जिसमें कुड आया था वो तो आपका आंसर नहीं बनेगा, ये आपका आंसर नहीं बनने वाला, ठीक। और एक बात ध्यान रखिएगा, जब भी कोई भी सेंटेंस किसी हेल्पिंग वर्ब से बनता है या मेन वर्ब से बनता है तो उसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय उसमें इफ़ या फिर वीदर का यूज़ हम करते हैं, ठीक है। आ रही है बात समझ में? या तो आप इफ़ का यूज़ करोगे या फिर वेदर का यूज़ करोगे, दोनों में से कुछ ना कुछ आना चाहिए अगर सेंटेंस आपका इंट्रोगेटिव बनता है और हेल्पिंग वर्ब से बनता है, चाहे वो मॉडल वर्ब से ही क्यों ना बने, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। चलिए आगे देखते हैं। टॉम रिक्वेस्टेड हिज मदर, हमने क्या बोला, टॉम रिक्वेस्टेड हिज मदर इफ़ सी कैन शू दैट बटन। तो देखो भाई, जो प्रोनाउंस होते हैं ना, प्रोनाउंस किस तरीके से बदलते हैं। जैसे मान लो हमने बोला हेयर, ठीक है, तो हेयर का क्या बन जाता है, हेयर का देयर बन जाता है, ठीक है। अगर हम यहाँ पर देखते हैं टुडे, तो टुडे का क्या बन जाता है, टुडे का दैट डे बन जाता है। ये चीज़ें आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। पूरा सेशन आपको यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। टुडे का दैट डे हो जाएगा, ठीक है। अगर हेयर का देयर हो जाता है, ठीक है, दिस का क्या बन जाता है, दैट बन जाता है। दिस का क्या बनेगा, दैट, ठीक है। हम यहाँ पे लिखते हैं हाइदर, हाइदर मतलब होता है इधर, ठीक है। हाइदर का क्या बन जाता है, हाइदर का बन जाता है यहाँ पे थाइदर, क्या बन जाएगा, थाइदर बन जाएगा, ठीक है। तो ये यहाँ पर आपने देखा, यहाँ पर दिस का यूज़ किया तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, सर यहाँ पर तो दिस था, आपने यहाँ पर दैट क्यों लगाया। तो रीज़न ये है कि भाई ये जो सेंटेंस था ये बदल गया, ठीक है। आई बात समझ में? तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दैट बटन हो जाएगा, ठीक है। आगे समझते हैं। टॉम रिक्वेस्टेड हिज मदर इफ़ सी कुड, तो यार ये देखो, ये फिर से आपका एलिमिनेट हो जाएगा, ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। तो कुड वाले दो सेंटेंस गए, मतलब आपको इनमें दोनों में से कोई एक आंसर है, दो हमें देखने ही नहीं। टॉम प्लीडेड, तो टॉम प्लीड कर रहा है या फिर रिक्वेस्ट कर रहा है, तो क्या कर रहा है इस सेंटेंस में, आपको ये बात समझ में आ रही, ठीक। भाई सीधी सी बात है, मदर से वो रिक्वेस्ट ही करेगा ना यार, रिक्वेस्ट करेगा। अब प्लीड मतलब अपने दुख थोड़ी ना बताएगा मदर को, ठीक है, रिक्वेस्ट करेगा और रिक्वेस्ट करने पर मदर जो है मान जाती है, तो क्या हो जाएगा, मतलब फर्स्ट ही आपका आंसर बनता है, क्योंकि इसमें कुड आ गया था तो ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, ये भी एलिमिनेट हो गया, बचा क्या, जो बचेगा वही तो आंसर है। तो फर्स्ट आपका आंसर बनेगा। क्यों, देखो जिसने भी यहाँ पे नरेशन पढ़ा हुआ है उसके लिए क्वेश्चन इसके करना आसान हो जाएगा, जिसने नहीं पढ़ा है उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस बात का। इस तरीके से क्वेश्चन क्या आंसर बना, चलिए ठीक है। टॉम रिक्वेस्टेड हिज मदर इफ़ सी कैन शू द बटन फॉर हिम, तो ऑफकोर्स यार फर्स्ट आपका आंसर यहाँ पे बनता है, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं कुछ और क्वेश्चंस की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पे समझते हैं। एक से इसको देखिए अब जरा आप लोग, ऑप्शंस आपके पास दिए हुए हैं, सभी लोग यहाँ पे देखिए अपने अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करें, बाकी जो एक्सप्लेनेशन मैं आपको दे रहा हूँ उसको भी सुनते रहें। इसने बोला है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट पंक्चुएट्स द गिवन सेंटेंस। तो जो मतलब देखो भाई, पंक्चुएशन मार्क्स से रिलेटेड यार बहुत ही क्वेश्चंस यहाँ पे देखने को मिल रहे हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कहाँ पर फुल स्टॉप लगाना है, कहाँ पर कॉमा लगाना है, या कहाँ पर एक्सक्लेमेशन मार्क लगाना है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए, कहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाना है, ठीक है। आ रही है समझ में, कहाँ पर कौन सा मार्क लगाना है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, कहाँ पर कॉलन लगाना, कहाँ पर सेमी कॉलन लगाना। तो इस टाइप से जो वर्ड्स हैं, जो आपके पंक्चुएशन मार्क्स हैं, वो आपको पता होने चाहिए। तो चलिए देखते हैं फिर हम इस क्वेश्चन को कि भाई इसमें क्या बोला है। इसने हमसे बोला कि आई वुड हैव किल्ड, ठीक है, ये जो आई डी है इसका मतलब वुड, ठीक है। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई वुड हैड द चांस ही सैड, ठीक है, मतलब उसने ये कहा कि अगर मेरे पास चांस होता तो मैं अपनी वाइफ को मार देता, ठीक है। तो अब देखना ये है कि भाई इसमें आप क्या करो, कौन सा पंक्चुएशन मार्क इसमें करेक्ट होगा। तो चलिए एक एक सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे समझते चलते हैं। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ, ठीक है, चलिए आगे समझते हैं। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस ही सैड, आगे देखते हैं। तो फर्स्ट सेंटेंस हो गया, दूसरा सेंटेंस समझते हैं। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आई हैड चांस। अभी किसने कहा, उसने कहा, तो ही सैड। चलिए ठीक है आगे बढ़ते हैं। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आई हैड द चांस ही सैड, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ पर भी देख लेते हैं अपन लोग आगे।
अब कुछ थोड़ा सा इसमें आपको कुछ समझना पड़ेगा भाई सेंटेंसेस को थोड़ा सा। तो सभी लोग अपना अपना स्क्रीन पर देखें और इसको समझने की कोशिश करें। यहाँ पे पूरा एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं इसको, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस में क्या करना है। सेंटेंस में उसने बोला है आई हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस ही सैड। अब ये देखो यार, यहाँ पर आपने कॉमा लगा दिया इफ़ आई हैव किल्ड माई वाइफ। इफ़ यहाँ पे बोला आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस ही सैड, तो उसने कहा, ठीक है। यहाँ तक चलो ठीक है, तो इन्वर्टेड कॉमा के अंदर आना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। आगे देखते हैं हम नेक्स्ट। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस, ठीक है। तो भाई देखो, इसमें जो आपका करेक्ट आंसर बनना चाहिए तो वो आपका बनेगा यहाँ पर, एक बार इसमें इतने सारे मार्क्स लगे हुए, थोड़ा सा हमको ध्यान देना पड़ेगा, इस पर ध्यान से लिखना पड़ेगा, कहीं पे हम लोग मिस्टेक ना कर दें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन देखो इतने सारे मार्क्स हैं तो आपको थोड़ा सा फोकस इस पर करना पड़ेगा। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आई हैड द चांस ही सैड। चलिए देखिए, तो इसमें अपन देखते हैं आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आई हैड द चांस ही सैड। किल्ड माई वाइफ, ये तो यहाँ पर ये तो बनेगा नहीं यार, इसका कोई चांस नहीं बनता है, ठीक है। क्योंकि देखो यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा खत्म हो गया तो ये आपका नहीं बनेगा। माइनर माइनर चीज़ें आपको देखनी होती हैं, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें अगर देखते हैं, आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ आई हैड द चांस ही सैड। हाँ, तो चलिए देखिए यहाँ पर यार, अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन है यही आपका आंसर यहाँ पे सही बन रहा है, ठीक है। तो चलिए एक बार इसका आंसर भी हम लोग क्रॉस चेक कर लेते हैं, कहीं पे अपन लोग कुछ मिस्टेक तो नहीं कर रहे हैं, तो उससे भी एक बार कंफर्म हो जाएगा। तो चलिए देखिए इसमें क्या बोल रहा है, आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ, ठीक है। आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड। तो चलिए देखिए यार, यहाँ पर देखो जरा सी मिस्टेक अगर आपने कर दी तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इसमें क्या बन रहा है आपका सेंटेंस, क्या बोल रहा है एक बार इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसमें ये कह रहा है आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ, तो यहाँ पर भी आपने देखो ये कॉमा लग गया है, ठीक। आगे लिखते हैं, भाई वाइफ तो आपकी है ना, माई वाइफ, तो यहाँ पर भी कॉमा लगाने की क्या जरूरत थी। आगे लिखते हैं, अब इसमें देखिए आई वुड हैव किल्ड माई वाइफ इफ़ आई हैड द चांस, तो ये आपका आंसर बनना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। ही सैड बिल्कुल करेक्ट है, यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा भी बिल्कुल बराबर लगे हुए हैं दोनों साइड, ठीक है। और यहाँ पर बीच में कहीं पर कोई भी पंक्चुएशन मार्क यहाँ पे नहीं लगाया हुआ है, ठीक है। आई हैड द चांस, बिल्कुल ठीक। तो समझ गए ना, सेकंड वाला आपका आंसर बनेगा, ज़्यादा इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं, बस हाँ इतना है। देखो ऐसे क्वेश्चंस में मार्क्स ज़्यादा हैं, देखो कितने सारे यहाँ पर पंक्चुएशन मार्क्स लगे हुए हैं। अगर आपने थोड़ा सा भी आपको पता होने के बाद भी, जैसे अगर आपको पहले से कोई चीज़ पता है लेकिन फिर भी अगर आप थोड़ा सा और कॉन्सेंट्रेशन इधर उधर हो गया तो भाई एरर बन जाएगा, ठीक है। जिन लोगों को पता है उनके भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत होने के चांसेस हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोलता है, तो देखो डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हमें उसको बदलना है। तो बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स, ठीक है। तो मतलब कहने का मतलब चोरों से अवेयर रहें। आपने देखा होगा कि कई बार जो आप ट्रैवल करते हो, बस वगैरह हम ट्रैवल करते हो, वहाँ पे लिखा होता है कि चोरों से सावधान, ठीक है। ये कहीं पर जाते हो वहाँ पर भी लिखा होता है। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या बनेगा, चलिए ऑप्शन को समझते हैं। तो ऑप्शन से आप लोगों को सारी बातें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। बी अवेयर ऑफ पॉकेट सैड अ ह्यूज नोटिस, मतलब नोटिस में कहा गया है कि भाई जो पिक पॉकेट्स हैं, मतलब जो चोर हैं, उनसे अवेयर रहें, ठीक है। तो अब आपको ये दिखना इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, किसने कहा है ये चीज़, ठीक है। बी अवेयर ऑफ, ये तो पूरा का पूरा फ्रेज है। सैड अ ह्यूज नोटिस, तो भाई ह्यूज नोटिस यहाँ पे क्या है, ह्यूज नोटिस यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट की तरह यहाँ पे परफॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इसमें बनेगा अ ह्यूज नोटिस वार्नड अस टू बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, अ ह्यूज नोटिस वार्नड अस टू बी अवेयर ऑफ पिक पॉकेट्स। तो मतलब यहाँ पर आप देख रहे हो तो थर्ड वन आपका करेक्ट आंसर बनता है, ठीक है। अब ये बताओ इसमें वार्निंग ही तो दे रहे हो ना, आप क्या कर रहे हो इस सेंटेंस में, आप देख सकते हो कि यहाँ पे वार्निंग ही हमें दी जा रही है, भाई सावधान रहें, ठीक है। तो जो बड़ा सा नोटिस था उसने हमें वार्न किया। तो चलिए देखिए यहाँ तक तो आप लोग समझ में आ गया होगा आई थिंक। चलिए ठीक, करेक्ट आंसर हमारे यहाँ पे, आगे बढ़ते हैं।
अब इसमें देखिए एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, इसमें क्या बोल रहा है, तो देखिए इट विल बी डिफिकल्ट टू अरेंज पेमेंट इन सच शॉर्ट नोटिस, ठीक है। इसमें आपको देखना एरर कहाँ पर, वेयर इज द एरर। तो चलिए देखिए इट विल बी डिफिकल्ट या टू अरेंज पेमेंट या फिर इन सच शॉर्ट पीरियड, तो ये चीज़ आपको यहाँ पर देखना कि भाई एरर कहाँ पर है, ठीक है। अब यहाँ पे आप बोल रहे हैं इन सच पीरियड, इन सच शॉर्ट पीरियड, ठीक। तो देखो पहली बात तो आप जो फ्रेज यहाँ पर यूज़ कर रहे हो वो फ्रेज ही गलत है, ठीक है। इन सच अ शॉर्ट पीरियड, सही फ्रेज क्या होता है, इन सच अ शॉर्ट नोटिस, ऐसा बोलोगे आप, ठीक है। नोटिस बोलो, पीरियड बोलो, कुछ भी बोलो, तो कहने का मतलब ये है इन सच अ शॉर्ट नोटिस, तो ये आपको फ्रेज ही यहाँ पर आपने जो गलत यूज़ किया हुआ है, ठीक है। ये करेक्ट यहाँ पर होना चाहिए। तो चलिए देखते हैं अपन लोग आगे क्या इसका आंसर है। इन सच शॉर्ट नोटिस, बिल्कुल ठीक है, इन सच अ शॉर्ट नोटिस होगा। इस तरीके का जो छोटा सा नोटिस है इसमें कैसे कर पाओगे आप, ठीक है, ये बात हो रही है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट हमारे पास है, अब ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन में ज़्यादा आपको मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी नहीं। चलिए देखिए, यू आर माई फेवरेट ब्रदर, आई विल टेल मदर अबाउट इट। अब इसमें क्या आएगा, अनलेस, इवन दो, या फिर वेन एवर, या फिर हाउ एवर। तो इनमें से हमें करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, तो आपको पता होना चाहिए अनलेस का मतलब होता है जब तक नहीं, इवन दो मतलब होता है हालांकि, ठीक है, वेन एवर मतलब होता है जब कभी, और हाउ एवर मतलब होता है फिर भी, ठीक है। अगर आप लोगों को कोई भी कंफ्यूजन है तो देखिए मैं इसके मीनिंग्स यहाँ पे लिखता चलता हूँ, ताकि अगर दोबारा आपके पास आएंगे क्वेश्चंस तो आप समझ जाओगे इसमें, ठीक है। चलिए, अनलेस मतलब क्या होता है, जब तक नहीं, जब तक नहीं, और ये एक कंडीशन को बताता है। इवन दो का मतलब क्या होता है, फिर भी, ठीक है। और वेन एवर का मतलब होता है जब कभी, इसको बोलोगे आप जब कभी। हाउ एवर का मतलब भी होता है यहाँ पे फिर भी, ठीक है। तो इस चीज़ को आप लोग थोड़ा सा समझते रहें। तो इसने ये अनलेस यू आर माई फेवरेट ब्रदर आई विल टेल मदर अबाउट इट, तो इसके बारे में मदर को बताऊंगा, ये तो कोई बात नहीं हुई। अनलेस जब तक नहीं, तो ये आपका आंसर नहीं बनेगा। वेन एवर भी नहीं बनेगा, हाउ एवर तो होगा ही नहीं। इवन दो, हालांकि या फिर भी, दोनों मीनिंग के होते हैं क्या, हालांकि। हिंदी में आप बोल रहे हैं हालांकि तुम मेरे दोस्त हो लेकिन मैं तुम्हारी कंप्लेंट करूंगा, तो इस तरीके का सेंटेंस यहाँ पर दिया है। तो आपका जो एक तरीके से देखा जाए तो करेक्ट आंसर आपको बनना चाहिए इवन दो, हालांकि तुम मेरे भाई हो लेकिन मैं मदर को इसके बारे में बताऊंगा, वो ये कह रहा है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा, इवन दो आपका आंसर बनेगा, ठीक है। गॉट इट गाइस। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है, चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट फिल्स इनटू द, मतलब जो ब्लैंक दिया हुआ है इसमें ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो सही तरीके से फिल होता है, ये चीज़ आपको यहाँ पर बतानी है। तो चलिए पूरे सेंटेंस को हम लोग यहाँ पे समझ से चलते हैं कि पूरा सेंटेंस हमारा क्या बोलता है। आफ्टर अ वॉक मनु वेरी एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग, तो इसमें क्या होना चाहिए, क्या आप लोग इसमें करेक्ट आंसर लगाओगे। आफ्टर अ वॉक मतलब वॉक के बाद जो मनु है वो कैसा फील करती है या करता है, जो भी है, ठीक है। तो क्या होना चाहिए, ये चीज़ आपको यहाँ पर थोड़ी सी देखनी है। आई थिंक इतना टिपिकल नहीं, जिन लोगों ने टेंस पढ़े हुए हैं वो कोई भी बता देगा। एनर्जेटिक एवरी मॉर्निंग का मतलब यार साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस है, क्या है, प्रेजेंट सिंपल है। तो प्रेजेंट सिंपल में वर्ब क्या होती है आपको पता होनी, इज फीलिंग तो हो ही नहीं सकता, फेल्ट तो होगा ही नहीं, बिल फील होगा नहीं, बचेगा क्या, फील्स। वर्ब के साथ एस और यस लगाते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा इसको डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो वॉक करने के बाद मनु हमेशा कैसा फील करती है, एनर्जेटिक फील करती है, ऐसा हमने बोला। आगे देखते हैं। तो बताओ आप किसी को ऑर्डर दे रहे हो इसमें, या किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, या कर क्या रहे हो आप लोग इसमें। सबसे पहले तो ये बताओ, अगर आपने किसी से जाकर बोला कि भाई जो प्रिजनर है उसको छोड़ो, तो ये इज इट ऑर्डर और कुछ और है, ये सबसे पहली बात है जो आपको समझनी है, ठीक है। तो भाई देखो, आपको मैंने जब वॉइस पढ़ाए होंगे क्लास में तब भी आपको बताया होगा, जब भी कोई भी इंपरेटिव सेंटेंस आता है इसको बोला जाता है क्या, इंपरेटिव मतलब आदेश सूचक वाक्य। क्या है इसमें, इस सेंटेंस में है आदेश, और ये जो आदेश सूचक सेंटेंस होते हैं ये बनते हैं आपके लेट से, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो ये तो आपका आंसर बनने से नहीं रहा, दोनों एलिमेंट हमने कर दिए क्योंकि बताया हुआ आपको पहले। लेट द एक्ट ऑफ रिलीज, अब ये तो कोई बात नहीं हो रही यार, कैसा एक्ट हुआ है। चलो आगे बढ़ते हैं। लेट द प्रिजनर बी रिलीज, इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रिजनर है उसको छोड़ा जाए, ठीक है। तो करेक्ट आंसर जो मेरे अकॉर्डिंग है वो आपका बनना चाहिए, मेरे अकॉर्डिंग नहीं, ग्रामर के अकॉर्डिंग, ठीक है।
तो वो बनना चाहिए आपका लास्ट। तो लेट द प्रिजनर बी रिलीज्ड, ठीक है। आई होप कि ये बात आप सभी लोगों को समझ गए होंगे। जब भी कोई आपके पास इस टाइप का सेंटेंस आएगा तो आप उसे लेट से बनाएंगे, ठीक है। वो वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज़ करोगे, ये भी ध्यान रखिएगा ताकि कन्फ्यूजन ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, हम लोग इसको समझते हैं। तो चूज द ऑप्शन बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। तो बिना मीनिंग को बदले हुए हम इस सेंटेंस को कैसे बदल सकते हैं। तो देखिए, द ट्रैवल एजेंट शुड रिफंड द टिकट, ठीक है। तो जो ट्रैवल एजेंट है उसे जो है टिकट के जो पैसे हैं उससे वापस करना चाहिए। तो इसको हमें बदलना नहीं है, करेक्ट हम किस तरीके से इसको बदल सकते हैं, ठीक। तो क्या है, इट इज़ राइट फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफंड द टिकट। आगे बढ़ते हैं, इट इज़ नॉट राइट फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफंड द टिकट। या फिर तो इसमें क्या बने, इट्स रॉन्ग फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफंड द टिकट। तो ये हमारे पास ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से हमें कोई करेक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। तो इट इज़ नॉट राइट, भाई सीधी सी बात है, उसको रिफंड करना चाहिए, ठीक है। तो ये तो आंसर नहीं बनेगा। इट्स रॉन्ग, ठीक है, फॉर द ट्रैवल एजेंट टू रिफंड द टिकट, ये भी नहीं बनेगा। द ट्रैवल एजेंट शुड बी रिफंडिंग द टिकट, यार कौन किसको रिफंड करेगा, ये तो कंफर्म ही नहीं हो रहा ना, तो ये भी आंसर नहीं बनेगा। बचा क्या, फर्स्ट वन। तो दिस इज योर आंसर गाइज। तो फर्स्ट आपका आंसर बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि भाई आप ये कह रहे हो इट इज़ राइट फॉर द ट्रैवल एजेंट, मतलब मीनिंग नहीं बदलना चाहिए, हमने जो कहा है हम उसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। प्रैक्टिकली नहीं सोचना, जो सेंटेंस में दिया उसके आधार पर हमें डिसाइड करना है, ठीक है। तो ट्रैवल एजेंट शुड रिफंड द टिकट, तो इसका मीनिंग बदले हुए दूसरा तरीका क्या है इसको लिखने का, ये पूछा गया है। तो इट इज़ राइट फॉर द ट्रैवल एजेंट, ये सही होगा ट्रैवल एजेंट के लिए कि वो पैसे वापस करे। बात तो वही हो गई ना, उसे वापस करना चाहिए या वो वापस करे, बात तो वही है, मीनिंग नहीं बदला। तो देख चलो आंसर में भी हमारा यहाँ पर सेंटेंस सही बनता है, चलो करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। तो भाई देखो यहाँ पर नेक्स्ट हमारे पास है, इसमें जो ब्लैंक दिया हुआ देखो प्रपोजिशन का क्वेश्चन है। किसका क्वेश्चन है, प्रपोजिशन। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि प्रपोजिशन को कहाँ पर हम किस तरीके से यूज़ करते हैं, तो ये आपको समझ में आना चाहिए। तो सभी लोग यहाँ पर ध्यान से देखो, फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज। रैकेज का मतलब हुआ, ये होता जो बचा हुआ, जो होता ना बचा हुआ सामान, उसको बोलते हैं रैकेज, बचा हुआ सामान, ठीक है। और जो कुल मिला के जो मलबा टाइप का जो बचा रह रहा है उसकी बात कर रहे हैं रैकेज, ठीक है। तो रैकेज मतलब मलबा या बचा हुआ सामान जो भी होता है उसकी बात हो रही है, ठीक है। अब ये दो ब्लैंक दिए हुए, इनमें साइमल्टेनियसली आपको इनमें से कोई एक ऑप्शन चूज करना है जो बेस्ट एक्सप्रेस करे पूरे सेंटेंस को, ग्रामेटिकली करेक्ट हो। तो फायर फाइटर्स वर ट्राइंग टू लिफ्ट द रैकेज, किस चीज़ का, एन एक्सप्रेस बस। तो देखो हिंदी में जो का जो मीनिंग देता है एक तरीके से, तो वो यार यहाँ पे अकॉर्डिंग टू मी यहाँ पे ऑफ होना चाहिए, ठीक है। तो किस चीज़ का, जो एक्सप्रेस बस थी उसका सामान था ना, तो यहाँ पर तो हम प्लेस कर देते हैं ऑफ, ठीक है। तो यहाँ पर आपको लगाना है ऑफ, ठीक। आगे देखते हैं, दैट हैड ओवरटर्न्ड द मेन हाईवे। तो कहाँ पर, अब यह साफ तो कंफर्म हो गया कि हाईवे है तो ऑन आएगा। मतलब अगर दोनों ब्लैंक्स में से अगर आपने एक भी सही तरीके से फिल कर दिया तो दोनों के दोनों आपके सही हो जाएंगे, ठीक है। कितना आसान सा है, थोड़ा सा लॉजिकली सोचोगे तो यार सब कुछ सही होगा, ठीक है। चलिए फिर आगे बढ़ता हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है इसको समझ लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 में इसने बोला है चूज द ऑप्शन दैट बेस्ट ट्रांसफॉर्म द गिवन सेंटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स मीनिंग। फिर वही बात होगी कि बिना मीनिंग बदले आप किस तरीके से इसको बदल सकते हो, वो इसने पूछा है, ठीक। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए, इट्स नॉट राइट फॉर रेगुलर कस्टमर्स टू वेट फॉर देयर सर्विस बेस्ड, ठीक है। तो जो रेगुलर कस्टमर है उन्हें वेट नहीं करना चाहिए। आगे देखते हैं, रेगुलर कस्टमर्स विल नॉट बी वेट। अब ये वेट नहीं करेंगे, ऐसी कोई बात है क्या। आगे देखते हैं, रेगुलर कस्टमर आउटेंट टू वेट फॉर देयर सर्विस बजट, ठीक है। और उसके बाद में आगे हम लोग उसको देखते हैं। सो नेक्स्ट सेंटेंस हमारा बोलता है कि भाई रेगुलर कस्टमर्स आउट टू वेट फॉर देयर सर्विस विजिट, या फिर रेगुलर कस्टमर मस्ट वेट। अब वेट करना ही चाहिए, तो कोई बात नहीं हुई ना। तो जब भी जो नॉर्मल टाइप के जो स्टेटमेंट्स होते हैं तो उसमें हम देखो ऑट टू जो वर्ड होता है, ऑट टू क्या होता है, ऑट टू बताता है मोरल ड्यूटीज़। किसको बताता है, जब भी कहीं पर ऑट टू का हम लोग यूज़ करेंगे सो इट्स डिनोट्स मोरल ड्यूटीज़। मोरल ड्यूटीज़ क्या होता है तो वो भी आपको समझना पड़ेगा कि जो नैतिक कर्तव्य होते हैं। नैतिक कर्तव्य का मतलब ये है कि भाई यहाँ पर जो शोरूम वाला या जो भी व्यक्ति है जो सर्विस प्रोवाइडर है उसका ये नैतिक कर्तव्य बनता है कि उसके जो रेगुलर कस्टमर है वो वेट ना करें, ठीक है। तो क्या करेंगे,
रेगुलर कस्टमर्स आउटेंट टू वेट, मतलब उनको वेट नहीं करना चाहिए फॉर देयर सर्विस, अपनी सर्विस विजिट के लिए उनको वेट नहीं करना चाहिए। नैतिक कर्तव्य तो यही कहता है, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या बनना चाहिए आपका, सेकंड वन आपका करेक्ट आंसर बनेगा। तो आई थिंक मेरी बात आप लोग समझ रहे होंगे और इसके साथ साथ आपके और भी सारे डाउट्स क्लियर हो रहे होंगे, ठीक। चलिए देखते हैं, आगे बढ़ते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। चलिए भाई, ये यहाँ पर आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से ब्लैंक आ गया है, तो ये तो बड़ा आसान है, सभी लोग कर लोगे इसको। तो इसने बोला है कि इस पर्टिकुलर करेक्ट जो फॉर्म है वो बताओ इसमें। वाई हैजंट सीमा कम टू कॉफ़ी टूडे, मतलब सीमा जो है आज कॉफ़ी पीने क्यों नहीं आई। इसने बोला है वॉज शी इल, या फिर इज सी इल, या फिर इज शी इल, या फिर हम यहाँ पे देखते हैं इज सी बीइंग इल, या फिर विल सी बी इल, ठीक है। अब इसमें से अब ये बताओ यार, पूरा ग्रामेटिकली है यहाँ पे, अब इसमें कुछ एडिशनल बताने की जरूरत है क्या। पूरा सेंटेंस आपको इसमें दिया हुआ है, प्रेजेंट टेंस में दिया हुआ है, तो मतलब यार ये तो आने से नहीं रहा, प्रेजेंट में है तो पास्ट कैसे आ जाएगा, नहीं बनेगा। अब ये जो बीइंग होता है, बीइंग मतलब हो रहा, क्या वो बीमार हो रही है, उसको पहले से पता है क्या बीमार हो रही है, तो ये तो आंसर नहीं बनेगा ना। विल शी बी इल, तो क्या वो बीमार होगी, तो अभी क्यों नहीं आई, बीमार तो बाद में होगी ना, अभी तो आना चाहिए था उसको। तो अगर लॉजिकली सोचोगे तो करेक्ट आंसर आपको आसानी से मिल जाएगा। तो आंसर क्या बन जाएगा, इज शी इल, क्या वो बीमार है। आगे बताने की उसको जरूरत नहीं, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है इसको समझते हैं हम लोग। देखिए इसमें फिर से प्रपोजिशन का क्वेश्चन है, तो देखो प्रपोजिशन से ही आपको 2-3 क्वेश्चन यहाँ पे मिल चुके हैं। मैं पहले ही बताता हूँ क्लास में भी कि आपको यार ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है, थोड़ा ध्यान दीजिए इन सब पे, बट आप लोग ध्यान नहीं देते हो। तो चलिए देखते हैं यहाँ पे, लेकिन अब ध्यान दे लो, फाइनल टाइम पे समझ लो। देखिए द स्टूडेंट थ्रू अ स्टोन, तो जो स्टूडेंट है उसने एक पत्थर फेंका, तो कहाँ पर फेंका, आपको बहुत अच्छे से बताया है मैंने, पत्थर फेंकने वाला एग्जाम्पल बहुत दिया है क्लास के अंदर, ठीक है। चलिए देखते हैं, द बस एंड इट नॉक्ड द ग्लास, तो क्या होना चाहिए, और इसने क्या करा, जो बस का जो ग्लास है उसे नॉक कर दिया, ये इसने मतलब तोड़ दिया उसको, ऐसा बोला है, ठीक है। तो बताओ जरा क्या होगा। अब जितने भी लोगों ने क्लास अटेंड की है वो देखते ही आंसर कर देंगे इसका कि ना तो ये बनेगा, ना ये बनेगा, ना ये बनेगा, ओनली ऑन वन आंसर बनेगा, एट। तो कहाँ पर जब भी किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया जाता है, टारगेट किया जाता है, तो उसके लिए हम एट का यूज़ करते हैं, छोटे प्लेस के लिए एट का यूज़ करते हैं, क्रिश्चियन फेस्टिवल के लिए एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। फिक्स टाइम या सर्टेन टाइम जो निश्चित समय होता है उसके लिए भी एट का यूज़ होता है। तो इतने सारे एट के यूजेस मैंने आपको बता दिए, तो यहाँ पर क्या जाएगा, एट आएगा, ठीक है। द स्टूडेंट्स थ्रू अ स्टोन एट द बस एंड इट नॉक्ड द ग्लास ऑफ, तो टूट गया। तो आ रही बात समझिए, इसका जो ग्लास था वो अलग हो गया। तो ऑफ का मतलब क्या होता है, ऑफ का मतलब होता है किसी चीज़ से अलग होना, ठीक है। ये चीज़ें मैंने सारी क्लास के अंदर बताता हूँ, ठीक है। और जितने भी लोग फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं वो भी थोड़ा सा ध्यान देते रहें, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, इसमें इसने क्या पूछा है इसको समझते हैं। इसने ये पूछा है ऐसा कौन सा प्रीफिक्स लगाएं इसमें कि सेंटेंस हमारा कंप्लीट हो जाए। प्रीफिक्स पूछा है इसमें, प्रीफिक्स मतलब जो पहले लगाते हैं ना, उसको उसकी बात हो रही है यहाँ पर, ठीक। हिज चाइल्डहुड डेज वर, उसके जो बचपन के दिन थे, हैप्पी बिकॉज ही हैड नो मनी, उसके पास पैसा नहीं था तो उसके दिन हैप्पी कैसे हो सकते हैं। आई बात समझ में। तो इसने ये पूछा है कि हैप्पी में प्रीफिक्स लगाएंगे तो उसका नेगेटिव कैसे बनेगा, ठीक है। तो मिस लगाएंगे, क्या मिस हैप्पी होता है क्या, सुना है कभी किसी ने, मैंने तो नहीं सुना, मतलब नहीं होता। आगे देखते हैं, अनहैप्पी या डिसहैप्पी, डिसहैप्पी होता है क्या, नो नहीं सुना मैंने। इनहैप्पी, ये भी नहीं होता, इनहैप्पी नहीं होता, अनहैप्पी होता है, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए। ये अलग बात है कि आप लोगों से बोलते सुना होगा अनहैप्पी भी, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो चीज़ हमें नहीं आती वो चीज़ हम बनाने लगते हैं, बट हमें बनाना नहीं, हमें सीखना है। तो करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, अनहैप्पी यहाँ पर होना चाहिए, ठीक है। इज इट क्लियर, चलो चेक भी कर लेते हैं। हाँ चलो ठीक, करेक्ट है, अन लगेगा, अनहैप्पी, तो तभी सेंटेंस करेक्ट होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यार ये एडजेक्टिव का क्वेश्चन आ गया, अब बताओ इसको बताने की जरूरत है क्या, ये सभी लोगों को पता होना चाहिए, नहीं पता तो ध्यान से दिखिएगा। देखो हमने यहाँ पर क्या बोला, चीज़ डज नॉट टेस्ट गुड। अब इसमें बोला है चीज़ डज नॉट टेस्ट गुड, अब इसमें क्या हो जाएगा, दिस हो जाएगा, फ्यू हो जाएगा, ऑल हो जाएगा। तो इसमें क्या लगाएं हम लोग कि सेंटेंस हमारा करेक्ट हो जाए। दिस मतलब यह है, फ्यू मतलब तो कुछ होता है, तो मतलब कहने का मतलब ये है कि फ्यू जो होता है ये होता है काउंटेबल नाउन में यूज, कहाँ पर, काउंटेबल में। अब बात आती दीज, तो दीज कहाँ पे होता है, प्लूरल नाउन में।
अब प्लूरल कौन सा नाउन होगा, जो काउंटेबल होगा वही प्लूरल होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आंसर नहीं होगा, ये आंसर नहीं होगा। ऑल चीज़, अब ऑल होता तो इसके बाद में क्या होता, दा भी लगना चाहिए था, तो मतलब ये भी आंसर नहीं होगा, तो ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, ये भी आंसर नहीं, बचेगा क्या, दिस। तो दिस चीज़ डज नॉट टेस्ट गुड, तो ये जो चीज़ है वो अच्छी नहीं लगती है, ऐसा हमने बोला है। ठीक, क्लियर है। चलो आगे बढ़ते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट डिस्कस करते चलते हैं। तो चलिए अब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की। तो भाई सभी लोग इसको फटाफट, इसको वीडियो को पॉज करके सबसे पहले तो इसको आप पढ़िए और जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं उनको एक बार डिस्कस करिए। कोई भी कन्फ्यूज़न या डाउट होता है तो आप मेरे से पूछते रहिए, ठीक है। बाकी मैं तो आपको सब कुछ बता ही रहा हूँ यहाँ पे, तो डजेंट इशू, ऐसा कोई इशू यहाँ पे बनेगा नहीं। तो चलो एक बार में अपन इसको रीड आउट कर लेते हैं, वो फटाफट में इसके, आप सभी लोग इसको रीड आउट कर लो पहले, फिर मैं इसको डिस्कस करा देता हूँ, ठीक है। सो चलिए देखिए, इसमें सबसे पहले इसने हमसे क्या पूछा है, व्हाट डू मोटर बाइक्स सिंबलाइज टू स्टूडेंट्स अकॉर्डिंग टू द राइटर, ठीक है। अब इसने ये बोला है कि भाई जो स्टूडेंट्स हैं उनको क्या चीज़ सिंबलाइज करती है, मोटरसाइकिल को जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या समझते हैं, ये उसने बोला है। तो अब सारे आंसर आपको कहाँ से करना है, पैसेज में से आपको देना है, ठीक है। तो चलिए देखिए, टुडे आवर इंडस्ट्रीज एंड ये जो कर्सरी ग्लैंस के साथ आपको पढ़ते चलना है, ठीक है। तो आपको इसमें आप क्या करोगे, इसमें जो भी आपका रूट वर्ड बनाते हो, रूट वर्ड मतलब आपने देखा सिंबलाइज और क्या है, जो मोटरसाइकिल है, एक आपका रूट वर्ड बन जाएगा कि भाई एक सिंबलाइज है, दूसरा आपका है मोटरसाइकिल। तो सेंटेंस के अंदर जहाँ भी मोटर बाइक्स लिखा हुआ है समझ लो कि वहीं आपका आंसर आसपास मिलेगा, ठीक है। तो चलिए देखिए, नाउ इट इज फैशनेबल, तो साफ साफ देखो आंसर यहाँ पे मिल गया ना, फैशनेबल है। तो ऑप्शंस को यहाँ पे समझते हैं हम लोग, ट्रांसपोर्ट व्हीकल समझते हैं क्या, पावर समझते हैं, फैशन, तो सीधी सी बात है यहाँ पे फैशन ही आपका आंसर बन रहा है, और तो कुछ बनेगी नहीं, तो फर्स्ट लाइन में मिल गया कि फैशन है। फैशन के तौर पर स्टूडेंट्स जो हैं बाइक्स को लेते हैं, ठीक है। और जो ज़रूरत की व्हीकल की तरह समझते हैं वो तो उनके फादर होते हैं, आई बात समझ में, ऐसा है। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं तो ज़्यादा आसान हो जाएगा, ठीक है। whom do they compare themselves with, अब वो अपने आप को किससे कंपेयर करते हैं, तो भाई सीधी सी बात है, यहाँ पर themselves का मतलब है स्टूडेंट, स्पोर्ट्स पीपल, एडवेंचर लवर, या फिर डेयर डेविल्स, या फिर मूवी हीरोज। तो वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं, ये यहाँ पर बात हो रही है। तो मतलब कौन किससे कंपेयर कर रहा है, स्टूडेंट की यहाँ पे बात हो रही है, जो स्टूडेंट है वो अपने आप को किससे कंपेयर कर रहे हैं। और ये जो ऑप्शंस हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं, स्पोर्ट पीपल हो जाएगा, एडवेंचर हो जाएगा, या फिर डेयर डेविल्स हो जाएगा, या फिर मूवी हीरोज हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए फिर यहाँ तक आपको मैंने ऑप्शंस दिखा दिए हैं, एक बार फिर से पैसेज दिखा देता हूँ, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो किसको किससे कंपेयर करते हैं। तो इनमें से देखो, रूट आपके दिमाग में जो ऑप्शंस दिए हुए हैं वो समझ में होना चाहिए, वो आपके दिमाग के अंदर होना चाहिए कि वो किस चीज़ से रिलेटेड बात हो रही है, मतलब स्टूडेंट अपने आप को किससे कंपेयर कर रहा है, दैम सेल्फ फ्रॉम। अब ये यहाँ पर आप लोग मुझे देख सकते हो, इस सेंटेंस में हाईलाइट कर दे रहा हूँ इसको, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, कर्सर देखो मेरा कहाँ पर कर्सर है, दैम सेल्फ्स, ठीक है, हीरोज जस्ट लाइक इन द मूवीज। तो यार ये पहले ही आंसर मिल गया, कितना आसान पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, अगर ऐसे क्वेश्चन छोड़कर आते हो तो फिर अच्छा नहीं होगा यार, ठीक है। तो चलिए फिर आगे देखते हैं, इसमें करेक्ट आंसर बन जाएगा आपको क्या, मूवी हीरोज। तो हीरोज की बात यहाँ पर हो रही है, ठीक, और तो कोई दूसरा हीरोज है नहीं यहाँ पे। चलिए फिर आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन के मैं सीधा ऑप्शन दिखाता हूँ, पहले ऑप्शन से करोगे तो बहुत आसान लगता है, ठीक है, क्योंकि हमें पूरा पैसेज बार बार पढ़ने की जरूरत नहीं, सीधा रूट वर्ड उठाओ, रूट वर्ड से क्वेश्चन को सॉल्व करो, ठीक है। चलिए देखिए, व्हाट कैन स्टूडेंट डू टू कंजर्व एनर्जी, ठीक है। तो जो स्टूडेंट हैं एनर्जी को कंजर्व करने के लिए क्या कर सकते हैं, नॉट टू गो टू कॉलेज, ऐसा कि कॉलेज ही नहीं जाओगे तो एनर्जी बचेगी, यूज साइकिल एंड गो ऑन फूट, तो क्या आप पैरों से जाओगे तो आप एनर्जी बचा पाओगे, ऐसा है क्या, तो फिर तो सभी को ऐसे ही करना चाहिए, फिर पैदल जाना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट जो हमारे पास ऑप्शन है, गो बाय बस, क्या हमें बस से जाना चाहिए, या फिर हम यहाँ पे बोलें ट्रैवल बाय ब्लॉक कार्ट, क्या बैलगाड़ी से जाना चाहिए, ऐसा है क्या, ये तो कोई बात नहीं हुई। मतलब इसमें जो बेस्ट सीटेबल अगर देखा जाए तो ये तो नहीं कह सकते भी कॉलेज ही मत जाओ पूरा पैसा बचेगा एनर्जी बचेगी, नहीं। अब ऐसा भी नहीं कि सबको बस से जाना चाहिए, बिल्कुल नहीं।
आप इसमें ऐसा भी नहीं कि बैलगाड़ी लेकर आ जाओ, ये भी कोई बात नहीं हुई। हाँ, ये हो सकता है कि आप साइकिल एक ऑप्शन है, ठीक है, आप साइकिल के थ्रू यहाँ पर जा सकते हो। ठीक, आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप कैसा जा सकते हो, या तो फुट से जा सकते हो या साइकिल से सकते हो। कहाँ से आंसर मिला? आप देखो हाईलाइट किया हुआ है मैंने, ठीक है, बड़ा आसान सा यार, पूरा पैसे इतना आसान वे में दिया हुआ है, जो हाईलाइट किया हुआ मैंने। आप लोग एक बार अगर समझ में नहीं आता तो पूरे वीडियो को फिर से देख लेना, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, चलिए फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोलता है, इसको समझिए। पहले क्वेश्चन दिखा देता हूँ, क्वेश्चन देखकर आप लोग आंसर करो, रूट वर्ड को आप लोग नोट डाउन करके तो फिर सॉल्व करना है। ठीक है, ये यहाँ पर दिया हुआ है, हाउ कैन स्कूल कॉलेज हेल्प टू कंजर्व एनर्जी। जो स्कूल और कॉलेजेस हैं वो एनर्जी को कंजर्व करने, मतलब सेव करने, कंजर्व का मतलब यहाँ पर सेव करने से है, तो किस तरीके से वो यहाँ पर सेव कर सकते हैं एनर्जी को, कॉलेज किस तरीके से कर सकते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि भाई क्या क्या इसके ऑप्शंस हो सकते हैं। बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड वॉक टू स्कूल, ऐसा है क्या, वॉक करना चाहिए। या फिर बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड यूज साइकिल, क्या उनको साइकिल यूज करना चाहिए। या बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट यूज मोटर बाइक एट ऑल, ठीक है। या फिर बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड शेयर बाइक्स, या उनको बाइक्स को शेयर करना चाहिए। तो ये आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं, इनमें से ही कोई एक आंसर आपको लगाना है। ठीक, लेकिन एक बात ध्यान रहे, अपने मन से आंसर आपको बिल्कुल नहीं लगाना है। ठीक है, आपको जो भी आंसर लगाने हैं वो सिर्फ और सिर्फ वो पैसेज के बेस पर ही लगाने हैं। तो चलिए एक बार पैसेज को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ ताकि हम देख लेते हैं इंसिस्टिंग जो वर्ड है और कॉलेज का क्या रोल है इसमें, उसको देख लेते हैं एक बार हम लोग, तो फटाफट आपको आंसर मिल जाएगा। तो देखिए, स्टूडेंट शुड लर्न द वेज ऑफ कंजर्विंग दीज रिसोर्सेज, क्रिएट अवेयरनेस पीपल, आगे लिखते हैं दे शुड सेट एग्जाम्पल देमसेल्फ बाय कंजर्विंग एनर्जीज। ठीक, यहाँ तक तो हो गया था अपना। देखते हैं कि कॉलेज की यहाँ पे बात हो रही क्या। चलिए ठीक, जस्ट अ सेकेंड। ठीक, स्टूडेंट शुड बी यूज, आगे लिखते हैं एसेंशियल दे शुड बी कॉलेज एंड अथॉरिटीज टू बैन यूज मोटर बाइक्स कॉलेज प्रीमाइसेस। तो देखो भाई, मिल गया आंसर। ठीक है, कितना आसान है, मतलब यार मुझे लगता है सेकंडों के अंदर आंसर मिल रहे हैं सारे के सारे। या इतना समय तो लगेगा यार, अगर आप ये सोचो सुपरमैन तो आप हो नहीं जो बिल्कुल देखते ही आंसर बता दोगे, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, पढ़ना तो पड़ेगा यार, थोड़ा बहुत तो पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई मोटर बाइक्स को यहाँ पे बैन कर देना चाहिए, और उनका कहने का मतलब यही है कि भाई इंसिस्ट करो कि कोई बाइक यूज़ करे ही ना। ठीक है, आ रही है समझ में। और यहाँ पर भी आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, मिनिमाइज यूज़ ऑफ कार एंड इंस्टेड ऑफ दिस द पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम, आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। ये भी उन्होंने कहा कि कुल मिला के मोटरसाइकिल यूज़ यहाँ पे नहीं करना चाहिए, उन्होंने ये बोला है। तो करेक्ट आंसर जो आपको बनना चाहिए वो यही बनेगा। देखो यहाँ पर, चलो ठीक, मैच भी कर लो, यहाँ पे वही बात हो रही है, यहाँ पे कुछ अलग से हो ही नहीं रहा है। ठीक है, क्योंकि पैसेज की थीम से ही समझ में आ रहा है पूरा का पूरा कि ये कहना क्या चाह रहा है। ठीक है, पूरा और ज़्यादा इसमें मेहनत करने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोलता है, इसको समझ लेते हैं। अगर इसमें समझ में नहीं आया हो तो देखो, ये वाला आंसर आपको बनेगा क्वेश्चन नंबर 3। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? आपका आंसर है बाय इंसिस्टिंग दैट स्टूडेंट शुड नॉट यूज मोटर बाइक एट ऑल। तो ये है कि भाई स्टूडेंट जो कॉलेजेस हैं वो इस तरीके से कंजर्व कर सकते हैं, एनर्जी को सेव कर सकते हैं कि बच्चों को बोलें कि आप मोटर बाइक यूज़ करो ही मत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या, व्हाट इज द मेन रिस्क दे टेक। अब ये देखो, अब जो मेन रिस्क क्या है, सबसे बड़ा रिस्क जो है आज की डेट में, स्पीडिंग है, ब्रेकिंग ट्रैफिक रूल्स है, या ट्रैफिक रूल्स तोड़ना कोई बड़ा जुर्म है, टेकिंग शॉर्टकट लेना है, या जंपिंग सिग्नल्स, सिग्नल्स को जंप करना। तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया के अंदर क्या है, तो बच्चा जानता है कि हमारे इंडिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, लेकिन हम लोगों को जो है एक तरीके से पैसेज के अकॉर्डिंग ही चलना है, पैसेज के बाहर बिल्कुल भी नहीं जाना है। ठीक है, तो जितनी चीज़ें पैसेज में दी हैं बस वही सही हैं, और उसी को बेस मानकर आपको सॉल्व करना है पूरे पैसेज को। ठीक, तो इसने बोला है कि व्हाट इज़ द मेन रिस्क। तो अब आप यहाँ से अपना रूट वर्ड ले लीजिए भाई, रिस्क। ठीक है, आप फोकस करिए क्या, रिस्क, कि अगर बाइक यूज़ करता है कोई कॉलेज स्टूडेंट या कोई भी बच्चा यहाँ पे बाइक यूज़ करता है, तो उसको क्या क्या रिस्क हो सकते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो रिस्क आपका यहाँ पे एक रूट वर्ड यहाँ पे बन जाएगा। तो चलिए देखते हैं,
तो फटाफट आपको पूरे पैसेज को स्कैन करते चलना है, बहुत ही ज़्यादा हमें यहाँ पे समय बर्बाद करने की यहाँ पे नीड नहीं है। और यही कॉन्सेप्ट आपको एग्ज़ाम के अंदर भी फॉलो करना है, पूरे सेंटेंस को सिस्टमेटिकली समझते चलना है। क्या बोल रहे हैं हम लोग? तो चलिए देखिए पूरे सेंटेंस के ऊपर आप लोग भी इसको पूरा डिस्कस करते चलें। मुश्किल सेकंडों का समय लगता है और आपको आंसर यहाँ पे मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे साफ साफ यहाँ पे लिखा हुआ, पहली लाइन देखो आप लोग, यहाँ पे लिखा वेरी फास्ट, ओवरटेकिंग, ओवरटेक करते हैं, ठीक है। वेरी हैवी व्हीकल्स को ओवरटेक करते हैं, ठीक है। और हीरो की तरह बाइक चलाते हैं, तो सीधी सी बात है हीरो बनेंगे तो एक्सीडेंट तो होंगे ही ना यार, सीधी सी बात है। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? स्पीडिंग, यही तो एक आंसर बनता है और कुछ है ही नहीं, स्पीडिंग। पहले ही फर्स्ट लाइन में आंसर आपको दिया हुआ है, तो आई थिंक सभी को बन रहा है ना। आपके साथ साथ ही मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ। तो देखो इंग्लिश का सेक्शन यहाँ पे पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन लग रहा है या कोई भी प्रॉब्लम इससे रिलेटेड है तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और अगर आपको इस पूरे सेशन से कुछ फ़ायदा हुआ है या कुछ चीज़ें आपको समझ में आई हैं तो कमेंट करके मुझे बताएं, ताकि मैं नेक्स्ट सेशन आपको जल्दी से जल्दी प्रोवाइड कर सकूं, जल्दी से जल्दी अपलोड कर सकूं। तो देखो गाइस, आप लोगों का जो पार्टिसिपेशन है वो डिसाइड करेगा कि मैं आगे उसमें और वीडियोज़ अपलोड करूँ या ना करूँ। सो थैंक यू एवरीवन। सो बेस्ट ऑफ लक, जिन लोगों का पेपर है उन सभी लोगों की बेस्ट ऑफ लक, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। चलिए।